नमस्कार। 10वीं कक्षा के अंतर्गत अपने कुछ वीडियो बने थे, मगर कुछ आगे पाठ्यक्रम लंबा है, परीक्षा नजदीक आ गई। इस कारण से क्या कर रहे हैं, अभी कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो बना देते हैं, ठीक है, जिसे प्रश्न के अनुसार आप टॉपिक तैयार कर सकते हो। तो आज अपन देखेंगे छठे पाठ के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, बड़े अधिक अंकों के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले एक देखते हैं अपन। छठा अध्याय जो है वो है केंद्र सरकार। कौन सा है? केंद्र सरकार। और सरकार के अंग कितने हैं? 3 हैं। तीनों का जिक्र तो आज नहीं कर पाएंगे, मगर पहले एक का जिक्र कर लेते हैं और उसमें हम जिक्र देखेंगे सबसे पहले संसद का। किसका देखेंगे? संसद का। संसद का, और उसके बाद में आती है कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। मगर आज हम एक वीडियो देख लेंगे, ठीक है ना, और एक पार्ट हम देख लेंगे संसद का, ठीक है। इसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। देखो ये संसद है। संसद का दूसरा नाम क्या है? व्यवस्थापिका। क्या नाम है? व्यवस्थापिका। दोनों में से कोई भी नाम आता है तो आप ध्यान में रखना कि वो संसद के बारे में जिक्र है, ठीक है। संसद का उल्लेख मिलता है संविधान के अनुच्छेद 79 में, यानी अनुच्छेद 79 में जिक्र मिलता है किसका? कि देश के अंदर एक क्या होगी? संसद होगी। यानी कानून चलाने के लिए क्या जरूरी है? एक संसद जरूरी है कानून निर्माण करने के लिए। अब देखो, हम संसद को अच्छी प्रकार से समझेंगे, दोनों सदनों के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। देखो मैं यहां संसद बना देता हूं। इसको 2 भागों में बांट दिया है, क्योंकि संसद के सदन कितने होते हैं? संसद के सदन होते हैं 2। देखो कौन कौन से सदन है। पहला सदन है, इसको बोलते हैं लोकसभा। क्या बोलते हैं? लोकसभा। और दूसरे को बोलेंगे राज्यसभा। अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 80 के अंदर उल्लेख है कि देश के अंदर एक क्या होगी? संसद के अंदर एक क्या होगी? राज्यसभा। और 81 के अंदर उल्लेख है क्या होगी? एक लोकसभा, ठीक है। अनुच्छेद 79, 80, 81 उल्टा याद रखना इसको। 79 के बाद में फिर राज्यसभा में चलना या लोकसभा में चलना, ठीक है। अब इनके कुछ उपनाम है। लोकसभा के कुछ उपनाम, इसको बोलते हैं अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन, और लोकप्रिय सदन। ये इसके क्या है? कुछ उपनाम है। क्या है? उपनाम। इसी प्रकार राज्यसभा के भी कुछ उपनाम है। तो राज्यसभा के उपनाम क्या है? इसको बोलते हैं अस्थायी सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन। अस्थायी तो इसको हो गया। उच्च सदन, और क्या बोलेंगे? विद्वानों का सदन इसको बोलेंगे, ठीक है ना। ये कि कुछ इसके राज्यसभा के उपनाम है। अब देखो इनका हम क्रम से अध्ययन करेंगे। क्रम से कैसे करेंगे? कि सबसे पहले इनके सदस्य कौन कौन से होते हैं। सदस्यों से पहले देखेंगे कि सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। ये तो हो गई संसद के सदन। क्या हो गई? सदन। मगर संसद के अंग कितने हैं? कई बार प्रश्न ये पूछ लेते हैं, संसद के अंग कितने होते हैं? सदन तो 2 होते हैं, अंग होते हैं 3। कितने होते हैं? अंग 3। और तीसरा अंग कौन सा होता है? वो होता है राष्ट्रपति। संसद के सदन कितने हो गए? 2। मगर अंग कितने हो गए? अंग हो गए 3। यानी अंग 3 है और सदन कितने? 2 है। देखो अब हम अलग अलग दोनों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति को अलग पढ़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति की ओर पूरा एक प्रश्न बनता है। राष्ट्रपति के कार्य, सामान्यकालीन शक्तियां और संकटकालीन या आपातकाल की शक्तियां, वो अलग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो योग्यता। सबसे पहले योग्यता पढ़ेंगे कि लोकसभा में जाने के लिए योग्यता क्या चाहिए। देखो वो सारी की सारी योग्यता तो होती ही रहती है, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे किसी का भी हो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो किसी दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं चलना चाहिए। वो सारे के सारे मामले वो तो होते ही रहते हैं। इसके अलावा मान लीजिए योग्यता में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक देखना है आपको, आयु वाला देखना, ठीक है। तो लोकसभा सदस्यों के लिए आयु संरचना कितनी रहेगी? 25 वर्ष न्यूनतम रहेगी लोकसभा के लिए।
और राज्यसभा उससे थोड़ा ऊपर है, तो राज्यसभा सदस्यों के लिए कितनी रहेगी? 30 वर्ष रहेगी। राष्ट्रपति उससे आगे है तो उसके लिए 35 वर्ष, हालांकि राष्ट्रपति अलग से पढ़ेंगे हम। ये तो बात हुई किसकी? योग्यता की। योग्यता के पश्चात आती है कि सदस्य, यानी सदस्य कितने मनोनीत होते हैं, यानी यहाँ पर सदस्य कितने जाते हैं और यहाँ कितने जाते हैं। सदस्यों में भी दो प्रकार देखते हैं, एक तो मूल संविधान के अंदर सदस्यों का उल्लेख है और दूसरा वर्तमान के अंदर सदस्यों की स्थिति क्या है। एक तो मूल संविधान में, मूल संविधान में क्या था और वर्तमान में क्या स्थिति है। देखो मूल संविधान में यहां सदस्यों की संख्या का उल्लेख है 550, यहां था 250, मगर फिर भी देखते हैं इसका डिवाइडेशन कैसे होता है। देखो 2 + 20 + 530, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 12 + 238, यानी 2 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति। किसमें? लोकसभा में। राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2, और राज्यसभा में कितने करता है? 12, यानी जिसमें सदस्य कम है उसमें अधिक मनोनीत करता है, जिसमें सदस्य अधिक है उसमें कम मनोनीत करता है। 530 सदस्य राज्यों से आते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। इसमें 238 सदस्य किससे आते हैं? विभिन्न राज्यों की विधान मंडलों से आते हैं, ठीक है ना। विधान मंडलों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रीति से आते हैं। और 12 सदस्य कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है ना। वर्तमान के अंदर इन सदस्यों की स्थिति क्या है? वर्तमान में यहाँ है 545 और यहाँ है 245। ये स्थिति कब तक रहने वाली है? ये रहेगी 2026 तक, यानी ये इतने सदस्य कब तक रहेंगे? 2026 तक इन सदस्यों के अंदर कोई हेरफेर या कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये तो सदस्यों की बात है। मान लीजिए कई बार पूछ लेते हैं कि चुनाव के अंदर SC की आरक्षित सीटें कब तक रहेगी? वो 2020 तक रहेगी, ठीक है। अब इसमें फिर डिवाइडेशन करेंगे। वर्तमान के अंदर 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये जितने हैं उतने ही आएंगे 530। बदलाव किसमें होगा? केंद्र शासित प्रदेशों में होगा, और वो कितने रह जाएंगे पीछे? 13 रहते हैं। 13 सदस्य कहां से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश। इसमें भी वही बात है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य उतने के उतने रहेंगे, यहां कम हो जाएंगे, यहां हो जाएंगे 233, ठीक है। यानी वर्तमान की स्थिति यह है कि राज्यसभा के अंदर 245 सदस्य, लोकसभा के अंदर कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य। अब देखो ये तो बात हो गई सदस्यों की। अब जो सदस्य हैं इनका चुनाव कैसे होता है, यानी इनको चुनते कैसे हैं? तो लिखते हैं चुनाव। इनका चुनाव, लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रीति द्वारा। और इनका कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष यानी क्या होता है? देखो जिस प्रकार से देश के अंदर संसद है उसी प्रकार राज्य के अंदर भी क्या होती है? एक विधान मंडल होती है। क्या होता है? विधान मंडल। यानी देश के अंदर जैसे संसद है वैसे राज्य के अंदर क्या होता है? विधान मंडल होता है। और विधान मंडल के भी 2 सदन होते हैं, एक का नाम होता है विधान सभा और दूसरे का नाम होता है विधान परिषद, ठीक है ना। ये इनके 2 होते हैं। अपने राजस्थान के अंदर ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? विधानसभा है। और विधानसभा की सीटें कितनी है? 200। देखो अप्रत्यक्ष सदस्य कहां से जाते हैं? राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान से ये जो हमने चुन के भेजे थे विधान सभा सदस्यों, यानी MLA बनाए थे हमने, ये सदस्य अपने में से क्या करते हैं? चुन करके भेजते हैं कहां पर? राज्यसभा में। और राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं? 10 सदस्य जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है ना। और लोकसभा सीटें कितनी है राजस्थान की? वो है 25। कितनी है? 25 सीटें। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब इनका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रीति से, किस रीति से होता है? अप्रत्यक्ष रीति। अप्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष रीति कैसे होती है? देखो अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल
संक्रमणीय मत प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। चुनाव पद्धति का नाम इतना कठिन है तो चुनाव पद्धति अपने आप में कठिन ही होगी। इस पद्धति से चुनाव किस किस का होता है? राष्ट्रपति का होता है, राज्यसभा सदस्यों का होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन सी? इन प्रणाली से होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसका जिक्र हम जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब करेंगे कि राजस्थान से एक जो व्यक्ति होता है उसके वोट का मूल्य कितना होता है। यानी भारत के अंदर सबसे अधिक कठिन प्रणाली कौन सी है? राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली कठिन होती है, जिसमें प्रत्येक वोट का मूल्य होता है। ये नहीं है कि वोट दिया, दूसरी पार्टी को दिया, सामने वाला जीत गया, उस ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां सदस्य कैसे जाते हैं? अप्रत्यक्ष रीति से जाते हैं। अप्रत्यक्ष रीति के माध्यम से सदस्य जाते हैं किसमें? राज्यसभा में, ठीक है ना। अब देखो ये सदस्य जब चुन गए, चुनाव हो गया, अब चुनाव होने के पश्चात इनको क्या करेंगे? तुरंत आते ही हम क्या करेंगे? शपथ दिलाएंगे। तो लोकसभा के सदस्यों को और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। दोनों के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है किसको? लोकसभा सदस्यों को, राज्यसभा सदस्यों को। अब देखो शपथ के पश्चात बात करते हैं तो आता है कार्यकाल। यानी कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल है 5 वर्ष का, इसका कार्यकाल है 6 वर्ष का। देखो ये कार्यकाल किसका है? ये कार्यकाल राज्यसभा सदस्यों का है, न कि राज्यसभा का। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। ये कार्यकाल किसका है? इसके सदस्यों का है। और इसमें जाने वाले सदस्य 1/3 सदस्य, यानी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद रिटायर होकर वापिस आ जाते हैं। उसकी जगह पर राज्यों के विधानमंडल में से चुन करके वापिस नए सदस्य भेजे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई कार्यकाल की। अब देखो इसमें क्या आता है, फिर आगे चलते हैं तो एक और बजाता है कि ये जो सदस्य होते हैं तो राष्ट्रपति शपथ दिला के चला जाता है। उसके बाद में देखते हैं कि राष्ट्रपति इनको बोलता है कि आप अपने में से किसी एक को नेता बना लो। तो ये क्या करते हैं? लोकसभा सदस्य अपने में से क्या करते हैं? एक को तो क्या बना देते हैं? अध्यक्ष बना देते हैं, और एक को क्या बना देते हैं? उपाध्यक्ष बना देते हैं। तो लोकसभा में एक तो होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष, ठीक है। अब देखो जैसे लोकसभा में एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है, वैसे राज्यसभा के अंदर अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होता है। राज्यसभा के अंदर होता है एक तो होता है सभापति और दूसरा होता है उपसभापति। जो सभापति होता है वो पद यानी क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ये ध्यान रखना। अब वही बात कि इनमें से अपने आप में से इन्होंने क्या कर लिया, जैसे 545 थे लोकसभा में, 545 में से इन्होंने एक को तो क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया, दूसरे क्या बना दिया? उपाध्यक्ष बना दिया। अब इनको शपथ कौन दिलाएगा? कई बार प्रश्न ये बहुत पूछ लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनको शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, राज्यसभा सभापति को, उपसभापति को। तो इनको शपथ कोई नहीं दिलाता, ये ध्यान रखना, क्योंकि राष्ट्रपति इतना फ्री नहीं है कि बार बार आए इनको शपथ दिलाए। क्योंकि ये जो अध्यक्ष बने हुए हैं, उपाध्यक्ष बने हुए हैं, ये लोकसभा सदस्य के रूप में पहले शपथ ले चुके हैं और ये भी पहले ले चुके हैं, तो इनको शपथ कोई नहीं दिलाता, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होता है? बस वही बात है, कार्यकाल इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, क्योंकि जब पूरी भंग होती है लोकसभा तो पूरी भंग होती है। इनमें देखो सभापति, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का, और उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखना। लोकसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। अब बात करते हैं कि त्यागपत्र। त्यागपत्र के संबंध में हमने लोकसभा के सदस्यों की बात नहीं की थी। लोकसभा के सदस्य त्यागपत्र किसको देते हैं? अध्यक्ष को देते हैं, और राज्यसभा के सदस्य किसको देते हैं? सभापति को देते हैं। मगर जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा के अंदर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को। ये आपस में ही सड़ लेते हैं, यानी कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
ये अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को दे देता है। मगर इसमें ऐसा नहीं, इसमें जो सभापति होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? क्योंकि सभापति क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो सभापति अपना त्यागपत्र देता है किसको? राष्ट्रपति को। और उपसभापति होता है वो किसको देता है? उपसभापति देता है सभापति को। ये ध्यान रखना, ठीक है। आई बात समझ? अब देखो, कई बार हम सुनते हैं कि लोकसभा के अंदर एक महासचिव होता है, तो उस महासचिव को कौन नियुक्त करता है? यानी महासचिव के पद का सृजन कौन करता है? महासचिव। तो महासचिव के पद का सृजन करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अध्यक्ष। और जब भी राष्ट्रपति को मान लीजिए किसी प्रकार का संसद के साथ में पत्र व्यवहार करना होता है, तो पत्र किसके नाम लिखता है? पत्र लिखता है राष्ट्रपति महासचिव के नाम। किसके नाम लिखता है? महासचिव के नाम लिखता है, ठीक है। अब देखो, कुछ बातें ऐसी है, कुछ कार्य ऐसे हैं जो केवल लोकसभा के हैं और जो केवल राज्यसभा के हैं। ये ध्यान में रखना। बाकी पूरा हम संसद के कार्य, शक्तियां और क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे, उसमें साथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो, लोकसभा के कार्य कुछ, यानी पहली बात तो यह है कि जब भी कोई धन विधेयक होता है, धन विधेयक हमेशा कहां प्रस्तुत होता है? वित्त विधेयक हमेशा, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश होता है। इसमें राज्यसभा और राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जब कभी भी इनको धन विधेयक प्रस्तुत करना होता है तो सीधा का सीधा कहाँ होता है? या लोकसभा में होता है। लोकसभा ही अनुमोदित करती है, उसके बाद में राज्यसभा के पास भेजती है, और वहां जाने के पश्चात ये स्वीकार करे या नहीं करे तो 14 दिनों के अंदर अपने आप स्वीकृत हो जाता है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, दूसरा क्षेत्राधिकार यानी विशेष अधिकार है, ये धन विधेयक हमेशा यही होता है। मान लीजिए दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। कौन सी बैठक? कभी कभार संयुक्त बैठक बुलानी पड़ती है। ऐसा 3 बार हो चुका है। 1961 में हुआ, 1978 में हुआ, और 2002 में जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी उस समय हुआ था। तीनों बार संयुक्त बैठक बुलाई थी। उस संयुक्त बैठक की बुलाता कौन है? यानी संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। यानी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब संयुक्त बैठक होती है ना, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, न कि राज्यसभा सभापति करता है। इसी प्रकार मान लीजिए राज्यसभा के अंदर कुछ एक अधिकार देखो, विशेष अधिकार, जैसे मान लीजिए अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, IPS IAS जो भी है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन सेवाओं का सर्जन किसके द्वारा होता है? वो होता है राज्यसभा द्वारा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता। अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को विशेष अधिकार है। अब एक चीज और बच गई, जैसे मान लीजिए 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है सत्रावसान और एक होता है स्थगन। मान लीजिए संसद की बैठक चल रही है, उस बैठक का कुछ घंटों के लिए उस बैठक को टाल देना उसको स्थगन बोलते हैं, और कुछ अवधि के लिए, आगे लंबी अवधि के लिए टाल देना उसको सत्रावसान बोलते हैं। तो जो स्थगन करता है वो तो करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? मान लीजिए बहस हो गई, लोकसभा अध्यक्ष को पसंद नहीं आई, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? उस बैठक की स्थगन कर देता है। मगर कुछ महीनों के लिए या अगली बैठक टाल देता है कुछ समय के लिए, तो वो करता है कौन? वो करता है राष्ट्रपति। सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। स्थगन कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना। तो संसद के बारे में ये देखो डिटेल्स हैं संसद के बारे में, और संसद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ सकते हो।
कौन कौन से क्षेत्राधिकार, बाकी सब वो क्षेत्राधिकार वित्त विधेयक के अलावा जितने भी क्षेत्राधिकार आएंगे उन सब में दोनों की मिले जुला होगा। यानी जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का कानून बनाना है तो कानून के संबंध में पहले मान लीजिए लोकसभा में लाए तो लोकसभा अनुमोदन करके राज्यसभा में भेजेंगे, राज्यसभा फिर राष्ट्रपति के पास भेजेगी, तो वो चलता रहेगा। वो सब लगभग सेम चीजें हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें थी धन विधेयक, संयुक्त बैठक और अखिल भारतीय सेवाओं का सदन, ये अलग अलग है। इनके ऊपर कोई दूसरा सदन या कोई दूसरा अंग इनके ऊपर हावी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे इनके कार्य, क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में। तब तक ये वीडियो देखो आप, ठीक है।